हेलो बच्चों, वेलकम टू वे टू स्टडी स्मार्ट। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड फिजिक्स में पहला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स। उसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका आज नाम है कूलॉम्स लॉ। बच्चों, ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो हमारा फर्स्ट लेसन है इसमें अगर बात करें कि जो भी कैलकुलेशन की चीज़ें हैं जिनको आपको आगे चल के काम आएंगे, उनमें ये हमारा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप इस फर्स्ट कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे, इसके न्यूमेरिकल पोर्शन किस तरीके से होते हैं उनको हम अच्छे से सीख लेंगे, तब जाकर के आपको आगे के जो टॉपिक आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारी बातें जो है आपको बहुत इजीली समझ में आएंगी। तो इस पे बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको ध्यान देना है। तो आइए ध्यान से ही समझते हैं कि पहले तो हम ये समझेंगे कूलॉम्स लॉ क्या है, किसने दिया, उनके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। उसके बाद फिर हम इस लॉ के बारे में सीखेंगे कि ये लॉ है क्या, और उसके बाद फिर हम इसके कंसर्निंग जो हमारे एनसीईआरटी में जो हमारे एग्जाम्पल हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको हम सीखेंगे। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले कूलॉम्स लॉ किसने दिया, तो बच्चों यहाँ याद रखना है कि कूलॉम्स लॉ को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था चार्ल्स, ठीक है, चार्ल्स ऑगस्टिन। इनका जो पूरा नाम है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम, ठीक है, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम, ये कूलॉम का पूरा नाम है। और आपको याद रखना है कि कहाँ के साइंटिस्ट थे, तो ये फ्रेंच यानी कि फ्रांस के साइंटिस्ट थे। अगर इनके बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूं तो याद रखना कि इन्होंने क्या किया, इनकी जो लाइफ थी वो कहीं ना कहीं एक मिलिट्री में इंजीनियर की पोस्ट में ये वर्क करते थे पहले। इन्होंने देखा जाए कि 1776 यानी कि 1776 के आसपास से क्या करते थे कि फ्रेंच की जो मिलिट्री थी उसमें एक इंजीनियर के पोस्ट पे काम करते थे। वहां से उन्होंने अपने कह सकते हैं कि पोस्ट के बाद तब जाकर के अपना खुद का उन्होंने क्या किया, एक लेबोरेटरी यहाँ पे इस्टेब्लिश की। और वहां पे जाकर के 1785 में रिसर्च के बाद इन्होंने क्या किया, इस लॉ को यहाँ पे दिया, ठीक है, कूलॉम्स लॉ। तो ये जो उन्होंने अपने लेबोरेटरी में बैठ के एक्सपेरिमेंट किया, हम लोग अभी क्या करेंगे कि इनके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, इन्होंने क्या दिया है वो हम देखेंगे, और उसके बाद कैसे इन्होंने दिया है उसके बारे में भी हम थोड़ी सी यहाँ पे बेसिक में यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। तो बताते हैं कि देखिए अब यहाँ पे अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है कि चार्ल्स ऑगस्टिन डी कोलॉम्ब ने 1785 में इस कॉन्सेप्ट को दिया है, और वो फ्रेंच यानी कि फ्रांस के साइंटिस्ट थे। और अगर हम बात करें कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है, आइए देखते हैं इनका कॉन्सेप्ट क्या है। तो बच्चों इनका जो कॉन्सेप्ट था, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले एक कह सकते हैं कि ऐसी बॉडी को चूज किया जो कि एक हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। और आपको मैंने पता है कि इसके पहले के जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उनमें से मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि पॉइंट चार्ज के बच्चों मतलब क्या होता है, ठीक है, यानी कि उनका साइज बहुत ही छोटा हो इन कंपेरिजन टू, अगर हम बात करने वाले हैं दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के, अगर हम कंपेयर करें तो साइज हमारा बहुत छोटा होना चाहिए, तो हम इनको मान सकते हैं पॉइंट चार्जेस। तो मान लीजिए कि मैंने आपको ये दिखाया है कि ये कोई एक पॉइंट चार्ज है, तो कंफर्म है कि ये अगर कोई चार्ज है तो इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज दिया गया होगा। मैंने एक सिंबल असाइन किया Q1। अब ये पॉजिटिव नेचर का भी हो सकता है और ये निगेटिव नेचर का भी हो सकता है। सिमिलरली मैंने क्या यहाँ पे किया, मतलब कुलॉम ने क्या किया, एक यहाँ पे और बॉडी को लिया है। अब ये बॉडी भी क्या है, देखा जाए इसका साइज बहुत ही छोटा है अगर हम बात करें दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के कंपेयर में। तो इसमें भी इन्होंने एक चार्ज यहाँ पे दिया Q2, ठीक है। ये देखिए अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि उन्होंने एक्चुअली प्रैक्टिकल किस तरीके से परफॉर्म किया था, क्या उसका तरीका था, वो मैं सारी बातें बताऊंगा। बट अभी जो आपको एग्जाम में लिखना है बच्चों, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में लिखना क्या है। आपको ये दो डायग्राम बना देने हैं। अगर आप इस तरीके का डायग्राम नहीं बना रहे तो आपको सिर्फ क्या करना है, इसमें सिर्फ जस्ट लाइक एक पॉइंट बना दीजिए, और यहाँ पे भी एक पॉइंट आप बना दो। क्यों? क्योंकि देखो हम सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस ले जा रहे हैं। आपको अगर ये मैंने बनाया है Q1, तो इसका मान लीजिए ये सेंटर होगा, इसका ये यहाँ पे एक सेंटर होगा। तो क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा है तो हम इनको सेंटर को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि इनके जो सेंटर से लेकर के सेंटर मान लीजिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने चूज कर लिया है स्मॉल r, ठीक है। ये देखिए इनके जो बीच का डिस्टेंस है, दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस वो स्मॉल है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो प्रैक्टिकल परफॉर्म किया उसके बाद इन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला बच्चों। वो कंक्लूजन ये था कि जब भी दो चार्जेस यानी कि Q1 Q2 एक दूसरे से क्या होते हैं कि एक डिस्टेंस पे यहाँ पे प्लेस किए जाते हैं, मान लेते हैं r। और अभी जो मैं यहाँ पे दो चार्जेस रख रहा हूँ, ये एक एयर यानी कि एयर मीडियम में रखे हुए हैं, ये याद रखिएगा।
अभी फिलहाल हम एयर का कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर अगर कोई एयर के अलावा कोई मीडियम होता है मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम कैसे उसको डील करेंगे। तो मान लेते हैं दोनों हमारे जो चार्जेस हैं इनके बीच का जो भी मीडियम वो एयर है, तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने दो यहाँ पे कंक्लूजन दिए हैं। पहला तो कंक्लूजन ये है कि इन दोनों के बीच में एक क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ओके, अगर ये दोनों एक दूसरे के रेंज में हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे के रेंज में हैं देन क्या होंगे, एक दूसरे पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो एक के अकॉर्डिंग जो फोर्स होगा बच्चों वो क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ चार्जेस, यानी कि Q1 एंड Q2। ठीक है, ये देखिए इनका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कि अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ चार्जेस। अगर हम उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे इनका एक और यहाँ पे कंक्लूजन है, और वो ये है कि जो जो हमारा दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। तो एक और इन द सेकेंड यहाँ पे देखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। क्लियर। अब अगर ये दो इक्वेशन को मैं कंबाइन करूं तो देखिए इनका रिलेशन क्या है, इनका रिलेशन ये आता है कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे इनका ये जो आया है ये एक रिलेशनशिप आया है जिसमें कि ये दिख रहा है आपको, शो हो रहा है कि हाँ जो फोर्स होता है वो कहीं ना कहीं क्या है, दोनों चार्जेस के बीच और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस उन दोनों पे डिपेंड करता है। क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि इस रिलेशनशिप से हमें एक फॉर्मूला बनाना है, और उस फॉर्मूले को हम कैसे यहाँ पे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे आप जानते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि हम कॉन्स्टेंट चूज करते हैं, जो कि रैंडम कोई भी कॉन्स्टेंट अभी फिलहाल हम यहाँ पे चूज कर रहे हैं। तो मैंने मान लिया कि इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या है जो वो हमारी के है। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी जो हमने देखा वो मैंने यहाँ पे Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉपी किया। तो इस तरीके से देखेंगे कि आपको कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा फोर्स लगता है अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, वो यहाँ पे हमने बहुत इजीली यहाँ पे एक फॉर्मूला फाइंड किया। और क्योंकि यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, जो भी एसआई सिस्टम है हम यहाँ ले रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे एक यूनिट लगा लीजिए। और आप जानते हैं फोर्स का एक यूनिट क्या होता है, न्यूटन, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या बना लिया, एन बना लिया। अब देखिए आपको एग्जाम में क्या लिखना है वो आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद फिर आपको अपना कॉन्सेप्ट क्या बिल्ड करना है वो आप अच्छे से समझ लीजिए। एग्जाम में आपको ये पूछा जाता है कि कूलॉम्स लॉ है क्या, व्हाट इज कूलॉम्स लॉ, तो सीधे आपको यहाँ पे डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करना है जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है। बस आपको दो स्टेटमेंट लिखने जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जस्ट आपको क्या करना है इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और स्टेटमेंट क्या लिखने है कि अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ व्हेन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 are separated by a distance r and they are in the range to each other, okay, then the electrostatic force, the first point is directly proportional to the multiplication of both charges, and the electrostatic force is inversely proportional to the square of the distance between both charges। clear। अब बच्चों यहाँ पे दोनों को देखिए मैंने कंबाइन किया है, तो दोनों को कंबाइन करके आप देख रहे हैं यहाँ पे जो रिलेशनशिप आ रही है वो क्या आ रही है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर्मूले की जो कि हमको न्यूमेरिकल के लिए हेल्प करेगा, वो देखिए फॉर्मूला क्या है। तो देखिए फॉर्मूला हमारा निकल के आया है कि F इक्वल टू के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, एंड इसकी जगह मैंने यहाँ क्या लिखा है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फिलहाल अभी एसआई सिस्टम की, अगर मैं बात करूँ तो हम फोर्स के यूनिट क्या अप्लाई करेंगे, तो न्यूटन। क्लियर। अब बात करते हैं सर यहाँ पे जो के है, क्योंकि मैंने बोला कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, लेकिन इसकी वैल्यू यहाँ पे पर्टिकुलर क्या रखी जाए। अब आइए थोड़ा सा हम बात करते हैं कूलॉम्स के जो एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जिससे आपको एकदम चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो जो यहाँ पे अगर हम बात करें कि कूलॉम्स का एक्चुअल में मेन यहाँ पे काम क्या था, देखिए मैं आपको बता दूं कि कूलॉम्स ने मिलकर टॉर्सन बैलेंस का एक इन्वेंशन किया था। आपके एग्जाम में ये मान लीजिए कि वन लाइनर है, इसको याद रखिएगा कि कूलॉम ने क्या किया था, टॉर्सन बैलेंस। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है चार्ज को, या कहते हैं कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको फाइंड करना। ठीक है, कि कितना फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे जो कूलॉम थे इन्होंने टॉर्सन बैलेंस को इन्होंने इन्वेंशन किया था। उससे क्या है, इनको फोर्स की वैल्यू ये कैलकुलेट कर लेते थे कि हाँ फोर्स क्या लग रहा है। अब मान ली सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इन्होंने क्या किया, मान लेते कि एक यहाँ पे एक स्फीयर लिया, ठीक है, ये कंडक्टिंग को स्फीयर है। अब इन्होंने इसको क्या किया कि मान लेते कोई चार्ज दिया, सपोज इन्होंने कोई चार्ज क्यों दिया, ओके।
अभी क्यों दिया बच्चों, अब क्या है कि जब इन्होंने चार्ज क्यों दिया है, फिर इन्होंने सिमिलर जैसा इसका साइज है उसी साइज का एक और यहाँ पे कंडक्टर लिया और इसको दोनों को कांटेक्ट में यहाँ रख दिया। मान लिया मैंने उसी शेप का उसी तरीके का आइडेंटिकल मैंने यहाँ पे क्या किया, एक और मैंने यहाँ पे कंडक्टर लिया हुआ है और दोनों को क्या किया, कांटेक्ट में रख दिया। जिससे क्या होगा आपको पता है कि कांटेक्ट में रखने से ये जो चार्ज है ये दोनों बॉडी में क्या होगा, पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली। तो ये मान लेते हैं कि दोनों के बीच में क्या है, अगर मैं कहूँ कि अब यहाँ पे चार्ज क्या होगा, तो ऐसा मान लेते हैं कि Q/2 ठीक है। कि जैसे मैंने कॉन्टेक्ट में यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो दोनों के बीच में जो चार्जेस आया दोनों का अलग अलग, वो मान लेते हैं Q/2 आया। अब मान लेते हैं दो चार्ज जो बॉडी के चार्जेस है सिमिलर चार्जेस हैं, इन्होंने क्या किया, इसको कुछ डिस्टेंस पे रखा, ठीक है। उस बॉडी को मान लो दो आइडेंटिकल उन्होंने बॉडी लिया, फर्स्ट बॉडी को कुछ चार्ज दिया इन्होंने, उसके बाद चार्ज देने के बाद क्या किया, दो बॉडी को कुछ डिस्टेंस पे इन्होंने रख दिया। सपोज मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया कि यहाँ पे जो दोनों चार्जेस हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है इन्होंने आर एक फिक्स कर दिया। तब देखा इन्होंने कि टॉर्सन बैलेंस पे कितना फोर्स शो हो रहा है, ठीक है। यानी दो जो बॉडीज हैं ये दूसरे पे कितना फोर्स अप्लाई कर रही हैं, अगर उनको हम किसी डिस्टेंस पे रखते हैं तो इन्होंने बच्चों क्या किया, टॉर्सन बैलेंस पे एक फोर्स को देखा कि कितना फोर्स आ रहा है। उसके बाद क्या किया देखिए, उसके बाद यहाँ पे ये मान लेते हैं कि फिर से इन्होंने क्या किया, इन दोनों बॉडी को सपोज मान लेते हैं कि अलग अलग फिर से आइडेंटिकल बॉडी लेके सेपरेट किया। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे उसी शेप की आइडेंटिकल बॉडी से इसको टच कराया और उसी तरीके से मैंने यहाँ पे आइडेंटिकल बॉडी से टच कराया, तो आपको पता है कि फिर से अगेन क्या होगा, ये दोनों चार्जेस बच्चों क्या होंगे, फिर से डिवाइड हो जाएंगे। अब मान लेते हैं कि मैंने टच कराने के बाद अगर सेकेंड बॉडी को मैंने वापस से हटा दिया, तो अब मैं आपसे पूछूंगी पहले वाली बॉडी में कितना चार्ज बचेगा, तो आप फिर से कहेंगे कि उसका भी हाफ यानी Q/4 यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी क्या आ रहा है, यहाँ पे Q/4 आ रहा है। लेकिन इन दोनों को क्या हुआ, बॉडी को अभी भी उतनी ही डिस्टेंस पे रखना है जितने की पहले वाले डिस्टेंस पे यहाँ पे रखना है। अब इन्होंने फिर से क्या किया, टॉर्सन बैलेंस पे अगेन वही फोर्स को देखा कि पहले से अगर दोनों चार्ज मेरे हाफ हाफ हो गए, देखिए पहले क्या थे, पहले हमारे Q/2 चार्ज था, इस पे भी क्या था देखिए Q/2 चार्ज था, तो टॉर्सन बैलेंस पे कितना फोर्स यहाँ पे शो हो रहा है, इन्होंने ये देखा। उसके बाद जब इसमें मैंने क्या कहा कि दो आइडेंटिकल मैंने यहाँ पे कंडक्टर्स को से टच कराया और उसको मैंने हटा लिया, तो देखा इन्होंने कि पहले से चार्ज हाफ हो गया, आधा हो गया, यहाँ पे भी पहले से चार्ज हाफ हो गया। तब इन्होंने देखा कि यहाँ पे हमारे टॉर्सन बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे दोनों में यहाँ पे हाफ हाफ करने से क्या होगा बच्चों, देखेंगे कि यहाँ पे हमारा कुल मिला के फोर्स क्या होगा, पहले से कैसे 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पहले से 1/4 हो रहा है तो यहाँ पे उन्होंने देख लिया कि हाँ इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, दोनों चार्जेस के मल्टीप्लाई के। एक तो ये इनका इसी टॉर्सन बैलेंस की जो स्टेटमेंट को देख के कॉन्सेप्ट यहाँ निकला। दूसरा अगर यहाँ पे बात करेंगे कि मान लो कि अगर हमने यहाँ पे जो पहले चार्जेस लिए थे, तो यहाँ पे मैंने फिर से अगेन किया किया वही जो मैंने दो आइडेंटिकल मैंने यहाँ पे लिए हैं कंडक्टर जिनमें चार्जेस था Q/2 और Q/2 सपोज। अभी आपको पता है कि जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्टेंस रखा हुआ था, अभी मान लेते हैं डिस्टेंस वही है R, तो मैंने आपको बताया था जैसा कि इन्होंने टॉर्सन बैलेंस से फोर्स देखा कितना फोर्स यहाँ पे सो रहा है। अब यहाँ पे चार्जेस के साथ आप कुछ मत करिए, यहाँ पे सब क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस इसको कम कर दीजिए। सपोज मैंने हाफ कर दिया, या डबल भी कर सकते हैं आप या कुछ भी कर सकते हैं, 1/3 या 3 टाइम्स जो भी है। मैं अगर यहाँ पे इसको हाफ किया जाता तो इन्होंने देखा कि उसका जो है इफेक्ट हमारे टॉर्सन बैलेंस जो है उस पे जो फोर्स हो रहा है उस पे क्या है, उस पे स्क्वायर के यहाँ पे देखा जाए इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ रहा है कि अगर डिस्टेंस हम कम करते हैं तो फोर्स हमारे बच्चों इंक्रीज हो जाता है। और कितना, अगर मैंने यहाँ पे हाफ डिस्टेंस को डिक्रीज किया तो हमारा जो फोर्स है वो क्या है, वो फोर्थ टाइम यानी 4 टाइम्स क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाल लिया कंक्लूजन की जो फोर्स होता है वो बच्चों क्या है, डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये इनका प्रैक्टिकल था जो भी इन्होंने टॉर्सन बैलेंस पे किया। मैंने आपको कोशिश किया समझाने की, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माइंड में बात आती है कि सर ऐसा कैसे हुआ, ठीक है, उन्होंने जो फॉर्मूला दिया है वो कैसे निकाल दिया। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने अपने लेबोरेटरी में बैठ के एक्सपेरिमेंट किया, टॉर्सन बैलेंस को देख देख कर उसी के हिसाब से इनका जो देखा जाए फोर्स आया है उसके कॉन्सेप्ट को लेकर उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जो कि मैंने ऊपर आपको बताया है। ये देखिए फॉर्मूला यार, F = K/Q1 Q2/R²। अब बात आती है यहाँ पे K की जो वैल्यू है कैसे निकाली जाए। अब देखिए, अब बच्चों यहाँ पे K की वैल्यू को हम निकालने के लिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। सपोज यहाँ पे मैं अगर आपसे कहूँ कि हमारा जो फॉर्मूला आया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स = K, उसके बाद यहाँ पे है Q1 Q2/R²। ओके, तो अब यहाँ पे आपको पता है कि K की अभी वैल्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं पता। अब ये मान लेते हैं कोई पॉजिटिव यहाँ पे एक नंबर होगा, ये कांस्टेंट है, बट कैसे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो इन्होंने बॉडी लिया था, ये फर्स्ट बॉडी और एक सेकेंड बॉडी, ठीक है, और इसके बीच के इन्होंने डिस्टेंस लिया हुआ था। आप ये काम कर सकते हैं कि मान लीजिए कि पहली जो बॉडी इसको अगर इन्होंने चार्ज दिया 1 कूलॉम का,
उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि इन्होंने सेकंड जो बॉडी है इस पे चार्ज जो दिया 1 कूलॉम का, और दोनों को क्या किया इन्होंने 1 मीटर पे प्लेस किया। ये तो आप कर ही सकते हैं कि दोनों बॉडी पे चार्ज 1 कूलॉम लीजिए और दोनों बॉडी को क्या कर सकते हैं 1 मीटर पे प्लेस कर सकते हैं। तो इन्होंने देखा कि जो टॉर्सन बैलेंस है बच्चों, टॉर्सन बैलेंस पे क्या हो रहा है, टॉर्सन बैलेंस पे शो हो रहा है फोर्स कितना 9 × 10⁹ न्यूटन। क्योंकि ये आप आपको क्या है, ये जो डेटा आया है ये टॉर्सन बैलेंस में उनको दिखाई पड़ा, शो हुआ। इससे इनको पता चल गया कि अगर मैं Q1 Q2 की वैल्यू सबकी यानी इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू अगर मैं 1 मान लेता हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि हमारा जो F है वो कितना शो कर रहा है 9 × 10⁹ शो कर रहा है। दैट मीन्स पक्की बात है K की वैल्यू क्या है, ये K की वैल्यू ही है। ठीक है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम f की वैल्यू यहाँ पे 9 × 10⁹ यहाँ रख दें, अगर मैंने Q1 Q2 और R को 1 1 माना तो कि इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, देखिए k के बराबर आ गई। ओके, इसलिए यहाँ पे याद रखिएगा कि ये हमारे कांस्टेंट माना गया है कि जो भी हमारा यहाँ पे कांस्टेंट के जब भी हम आगे जो भी टॉपिक पढ़ेंगे तो हमेशा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हमेशा इस कांस्टेंट से हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। इस वजह से हम यहाँ पे अगर बात करें कि क्योंकि भाई हर बार तो Q1 Q2 या R1 तो हो नहीं सकती, तो जनरल बच्चों फॉर्मूला क्या बन गया, k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए कि 9 × 10⁹ और उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी इसका फॉर्मूला है यहाँ पे Q1 चार्ज इंटू में Q2 चार्ज और अपॉन में यहाँ पे क्या लिखेंगे R का स्क्वायर। ओके, अब ये आपको फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है। तो इन्होंने क्या किया, अपने प्रैक्टिकल को करने के बाद एक ये कॉन्सेप्ट दिया है। और आप अगर मैं बात करूं एसआई सिस्टम की, तो एसआई सिस्टम में याद रखिएगा यहाँ पे अगर हम न्यूटन की बात करें तो हमारी ये वैल्यू होती है। देखिए बच्चों, अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करेंगे, यानी कि मैं अगर कहूँ कि Q1 की वैल्यू 1 स्टेट कूलॉम, Q2 की वैल्यू 1 स्टेट कूलॉम और R की वैल्यू 1 सेंटीमीटर रखिएगा, तो K की जो वैल्यू 1 आती है। ठीक है, K की वैल्यू 1 आती है। तो ऐसे में अगर कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे जैसे मैं प्रैक्टिकल करूँ और मैं आपसे पूछूं सीजीएस सिस्टम में, तो सीजीएस में क्या है, Q को 1 कूलॉम नहीं लेना, 1 को क्या लेना 1 स्टेट कूलॉम। ठीक है, तो ऐसे में इन्होंने देखा कि जो फोर्स आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चों, यानी कि हम यहाँ पे सॉरी K की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, वो 1 आ रही है, क्योंकि फोर्स हमारा 1 न्यूटन आ रहा है। तो ऐसे में जब सीजीएस की बात करेंगे तो ऐसे में क्या होगा कि देखिए हमारा जो फोर्स लगेगा वो आपको यूज करना है कि F इक्वल टू ओनली 1, या फिर 1 को हटा दीजिए, आपको सिर्फ यूज करना है कि Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और ये अगर आप निकालेंगे सीजीएस सिस्टम में तो ये यहाँ पे इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, डाइन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सीजीएस में हमारा यूनिट क्या होता है, वो डाइन होता है। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी कि हाँ न्यूटन का कॉन्सेप्ट क्या है जो आपको एग्जाम में लिखना है। उसके बाद अगर मैं पूछे फॉर्मूला बनाया कैसे इन्होंने, तो अपना एक्सपेरिमेंट पे बार बार उन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। उसके बाद टॉर्सन बैलेंस को देख देख कर इन्होंने एक कंक्लूजन दिया, और उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सेप्ट वो कैसे निकाला, उसी तरीके से सबको 1 1 लेके यहाँ पे इन्होंने देखा और वहां से उनकी वैल्यू को इन्होंने फाइंड किया। अब तो ये जो यहाँ पे देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि जो 9 × 10⁹ है, यहाँ पे अगर बात किया जाए इसको हम एक और तरीके से लिखा जा सकता है, वो ये है कि 9 × 10⁹ को हम लिख सकते हैं कैसे, आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी देखिए कांस्टेंट है। यहाँ पे ये एक नया टर्म आपको मिलेगा एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए क्या चीज है कि जो एप्सिलॉन नॉट है इसका नाम है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी है क्या, ये आपको आगे भी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट अभी यहाँ पे ये जान लीजिए कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक जो चार्जेस होते हैं इनके अंदर से क्या होती है, इलेक्ट्रिक लाइंस पास होती हैं, बाहर निकलती हैं पॉजिटिव चार्जेस से, और नेगेटिव में जो इनसाइड आती हैं। तो वो जो परमिटिविटी का मतलब कि जो फ्री स्पेस में इनको परमिशन एक तरीके से दिया जाता है कि किस तरीके से ये आगे एमिट हो सकती हैं या एंटर हो सकती हैं, उनको एक ये सिंबल हमारा डिनोट करता है। ठीक है, कि वो बहुत स्मूथली वो जनरेट हो रही है या कम हो रही है, इसको हमारा एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे डिनोट करता है। तो इसकी वजह से इसकी वैल्यू भी होती है, आपको याद रखिएगा कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू में 10⁻⁻12। ओके, उसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो मैंने k की वैल्यू को बताया आपको कि k की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, या फिर आप k ही फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों, ये हमारा है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। और इसमें जो एप्सिलॉन नॉट हमारा है वो क्या है, उसकी वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। अगर ये चीज मैं यहाँ पे लेके चलूँ तो देखिए हमारा एक फॉर्मूला और यहाँ पे बन गया कि जो फोर्स होता है वो क्या निकल के आया है, वो आपका निकल के आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम बात करें कि मैं एसआई सिस्टम की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं,
तो एसआई सिस्टम में यहाँ पे हम देखेंगे इसका यूनिट आप लगा देंगे कि न्यूटन। तो इस तरीके से आप देखेंगे दो फॉर्मूले आपके सामने आ गए हैं। ये फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न रखने हैं ताकि आपको इसका जो भी स्टेटमेंट आएगा कूलॉम्स लॉ को, ये आपको बताना है। इसके बारे में जो मैंने आपको डीप नॉलेज दिया ये बच्चों आपको बताना है। दूसरा क्या, जब न्यूमेरिकल आएंगे तो न्यूमेरिकल के लिए आपको यहाँ पे दो फॉर्मूले मैंने बता दिए, इसको आपको याद रखना है। एक तो सीधे यहाँ पे एफ इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 यहाँ पे आप याद रखिए। उसके बाद यहाँ पे Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी इस लेक्चर में मैं आपको फिर इसके बारे में बता रहा हूँ कि हाँ ये इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। इसी पे हम लोग एक यहाँ पे जो हमारे एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल दी हैं उनको हम देखते हैं पहले। लेकिन अगले बच्चों की वीडियो में हम क्या करेंगे ये आपको ध्यान देना है कि ये जो हमने फोर्स निकाला है, ये फोर्स क्या होता है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। आपको पहले तो पता रखना है कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। दैट मीन्स हमको यहाँ पे मान के चलिए कि हमको वेक्टर के फॉर्म में चीज़ों को याद रखना है। तो अगले हम वीडियो में सीखेंगे कि जो फोर्स आया है ये वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे तो फिलहाल मैंने स्केलर के फॉर्म में लिया, तो आपके बोर्ड एग्जाम में इतना काफी इंपॉर्टेंट है, इतना बहुत सफिशियंट है। लेकिन जो हमारे कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं या फिर हम एनसीईआरटी में अगर डीप की बात जाएंगे तो वहां पे वेक्टर के फॉर्म में भी चीजें पूछी जा सकती हैं। और अगर हम बात करें कि दो चार्जेस ना लेके मैं दो से ज्यादा लूंगा, 3 चार्जेस, 4 चार्जेस, 5 चार्जेस, तो वहां पे भी कंफर्म है कि वहां पे आपको जब मल्टीपल चार्जेस होते हैं तो यहाँ पे वेक्टर के लॉ को आना जरूरी है। तो अगले वीडियो में हम यहाँ पे वेक्टर के बारे में देखेंगे कि वो क्या होता है। और इसके बाद फिर हम जो बाकी और भी यहाँ पे न्यूमेरिकल पोर्शन होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। हाँ, ये दो फॉर्मूले हमको इस तरीके से इस्तेमाल करनी है। अब बच्चों आइए देखते हैं, इसके बाद हम लोग अपने एनसीईआरटी को देख लेते हैं कि हमारे जो एनसीईआरटी में ये जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया है उसके बाद किस तरीके के एग्जाम्पल है उनको एक बार हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। आइए देखिए, ठीक है, यहाँ पे आपके जो बुक है इसमें आपको एक कूलॉम्स लॉ है, इसको आपको जैसे कि मैंने बताया है ये कूलॉम्स लॉ अच्छे से आपको मैंने बता दिया, समझा दिया है। और देखिए फॉर्मूला भी इनका ये आया है कि F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब इन्होंने कैसे इसको निकाला है इसके बारे में तो पूरा थ्योरी लिखा हुआ है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैंने आपको स्पेशली समझा दिया है, आप इसको जस्ट अच्छे से याद कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये वेक्टर के फॉर्म में, या मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि वेक्टर के फॉर्म में जो कूलॉम्स लॉ है इसको कैसे आपको लिखना है, किस तरीके से आपको उसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद फिर आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों। जो हमारे बुक में क्वेश्चन दिया है एग्जांपल के, पहले मैं एग्जांपल आपको समझाऊंगा, उसके बाद जब पूरे यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे फिर मैं आपको सारे न्यूमेरिकल जो एक्सरसाइज के दिए हैं मैं सब आपको कराते जाऊंगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे लिखा है कि कूलॉम्स लॉ, ठीक है, कूलॉम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट masses both have inverse square dependence on the distance between charges and masses respectively। बिल्कुल जैसा कि आपको पता है, अभी मैंने यहाँ पे एक जो फॉर्मूला बताया मैंने आपको बच्चों, यहाँ पे आपको पता है कि ये तो देखिए हमारा कूलॉम्स लॉ है। इसी तरीके से आप अगर ग्रेविटेशन की बात करेंगे वहां पे क्या होता है, दो बॉडी के बीच में एक लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो क्या होता है, वो होता है कैपिटल जी, उसके बाद दोनों मासेस का मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय अगर हम बात करें आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी देखिए फोर्स हमारा क्या होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। और यहाँ पे जो कूलॉम्स लॉ मैंने आपको सिखाया इसमें भी क्या होता है, हमारा जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आइए आगे यहाँ पे क्या कह रहे हैं देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस बाय डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। यानी कि आपको ये बताना है कि दोनों में क्या यहाँ पे रिलेशन होता है। ठीक है, लेकिन कैसे, इसमें कह रहा है पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड एक प्रोटॉन। मान लो कि पहला केस ये दिया है कि अगर एक जो चार्ज है हमारा एक इलेक्ट्रॉन हो जाए एक बच्चे प्रोटॉन हो जाए, तो हमें क्या करना है, दोनों यानी चीजें निकालनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी निकालना है और कहीं ना कहीं आपको मैं कहूँ अगर तो आपको निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स भी निकालना, फिर कंपेयर करना है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। उसके बाद अगला क्या करना है, आपको फिर लेना है फॉर टू प्रोटॉन्स, आपको दोनों जो होंगे वो दोनों प्रोटॉन को लेना है। उसके बाद फिर लास्ट में कह रहा है कि एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स बाय देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन, ओके, व्हेन दे आर इतना देखा जाए डिस्टेंस अपार्ट। यानी कि लास्ट में ये पूछा जा रहा है कि आपको उनके बीच में एक्सेलरेशन कितना लगेगा अगर उनको हम क्या करें एक एंगस्ट्रॉम में यहाँ पे रखें तो कोई दिक्कत नहीं। आइए देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि करना क्या है। इसमें क्या है देखिए बच्चों, पहला जो केस लिया गया है उसमें क्या बोल रहा है कि एक आपको लेना है इलेक्ट्रॉन को लेना है, उसके बाद क्या करना है बच्चों, एक लेना है आपको प्रोटॉन को लेना है। तो अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जैसे ही आपको नाम दिया गया तो इसमें आपको समझना क्या है, देखिए चार्ज पार्टिकल के नाम लेते ही आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का अगर मैं बात करूं कि जो मास होता है वो बच्चों कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है हमारा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31। क्लियर,
अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो देखिए कितना होता है, तो चार्ज आपको यहाँ पे देखेंगे ये चार्ज हमारा होता है 1.6। उसके बाद इनटू में हम बात करेंगे तो 10⁻⁻⁹ कूलॉम, ठीक है, ये हमारे इसमें चार्ज होता है। अब उसी तरीके से हम बात करें प्रोटॉन की। अगर प्रोटॉन के मास की बात करें तो आपको पता है कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि 1.67 और इंटू में 10⁻⁻27, ये केजी। देखिए मास हमारा केजी में है, इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, ये केजी का मास है। और अगर हम बात करें कि प्रोटॉन का जो चार्ज क्या होता है, तो प्रोटॉन का चार्ज देखिए सेम होता है, जितना हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन का भी चार्ज होता है। कितना? 1.6 10⁻⁻⁹ कूलॉम। बस क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे जो प्लस का चार्ज होता है। अब यहाँ पे देखिए इतना अगर तो आपको पता है तो मुझे उम्मीद है कि आप एफ आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए एफ की फॉर्मूला क्या है, ये तो कांस्टेंट है 9 आपको Q1 की वैल्यू को रखना है और Q2 की वैल्यू को रखना है, और यहाँ पे आर स्क्वायर, यानी कि देखिए आर क्या डिस्टेंस है, देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में आई थिंक डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि हमको कह रहा है कि कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ द फॉर एन इलेक्ट्रॉन। हाँ, यहाँ पे आपको आई थिंक डिस्टेंस अगर नहीं दिया तो ये मान लीजिए यहाँ पे नीचे आई थिंक दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। कि आपको दोनों के बीच का जो डिस्टेंस बच्चों ये आपको 1 एंगस्ट्रॉम दिया है, तो यहीं पे आपको ओके ओके आपको रेशियो पूछ रहा है, कोई इशू नहीं है। देखिए यहाँ पे रेशियो पूछ रहा है तो आप यहाँ पे सिंपल से कह सकते हैं, अलग अलग निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप दोनों को सिंपल सा डिवाइड कर दीजिए, अपने आप आर से आर हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एक ये कर सकते हैं कि अगर हम बात करेंगे कि फर्स्ट जो पार्ट है इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, कि अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जो यहाँ पे कांस्टेंट क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो 9 इंटू 10⁻⁹ होता है। और यहाँ पे Q1, उसके बाद Q2 अपॉन में आर स्क्वायर यहाँ पे लिखना है। अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वहाँ पे होता है कैपिटल जी, और जानते हैं कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 6.67 10⁻⁻11, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। और यहाँ पे दोनों के मासेस होते हैं, तो यहाँ पे आपको मैंने जैसे भी मैं सिंबल लिख देता हूँ फिलहाल भी M1 M2, और अपॉन में सेम चीज़ है, दोनों बराबर डिस्टेंस पे रखें तो आर स्क्वायर, तो यहाँ आर से आर देखिए कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ आपको तो दोनों को मासेस ऑलरेडी मैंने बता दिया है, दोनों का चार्जेस आपने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे पता है। इन दोनों को यहाँ पे रखने के बाद ये देख लेना है कि एफ ई बाई एफ जी का रेशियो बच्चों कितना होता है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि एफ ई और एफ जी का जो हमारा रेशियो होता है वो आपको मिला है 2.4 10⁻39, ठीक है। ये आपको क्या मिल रहा है बच्चों, 2.4 और 10⁻39, और इसके नीचे कुछ नहीं तो हम यहाँ पे 1 मान सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पे ऊपर वाली क्वांटिटी बड़ी है तो हम सिंपल से कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बहुत बड़ा होगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर कर अगर मैं करूंगा तो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बच्चों वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। उसी तरीके से आई थिंक आप सेकंड पॉइंट भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या किया है कि दोनों प्रोटॉन प्रोटॉन यहाँ पे आपको लेके चल रहा है, तो यहाँ पे जो मास बच्चों अभी रखना है ना सेकंड केस में, तो चार्जेस तो देखिए हमारे क्या है वही होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्जेस सेम होता है। और यहाँ पे सेकंड केस में प्रोटॉन प्रोटॉन आपको लेना है, लेकिन यहाँ पे दोनों के मासेस क्या थे, अलग अलग थे। इस बार क्या है, दोनों प्रोटॉन प्रोटॉन है तो मासेस आपको अलग करना है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे मालूम चल जाए कि दोनों केस में क्या होंगे। अभी भी हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे क्या होता है, वीकेस्ट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले वाले केस में इतना हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। दूसरे वाले केस में क्या आ रहा है बच्चों, दूसरे वाले केस में हमारा इतना आंसर आ रहा है 1.3 10⁻36। तो ये भी हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या है, हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्रॉड है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे तो हमारे दो यहाँ पे टॉपिक हो चुके हैं। अब इसके बाद देखिए तीसरा हमारा जो टॉपिक इसमें क्या बोल रहा है, इसमें आपसे कह रहा है कि एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट, ठीक है। अब देखिए तीसरा केस क्या चीज़ है, तो तीसरे केस में आपको थोड़ा ध्यान ही देना है कि यहाँ पे फिर से बोल रहा है कि आपको तीसरा जो केस है कि एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, यानी कि यहाँ पे मान लेते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन हमारा रखा हुआ है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि एक प्रोटॉन रखा हुआ है, और यहाँ पे इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या है 1 एंगस्ट्रॉम है, यानी 10⁻⁻ जो 10 कहते हैं मीटर की इनके बीच की डिस्टेंस है। तो आपको क्या करना है, अगर एक्सेलरेशन को फाइंड करना है तो बच्चों यहाँ पे मान लेते हैं अगर मुझे इलेक्ट्रॉन पे निकालना है कि एक्सेलरेशन कितना है, तो क्या करेंगे हम लोग ये पहले पता लगाएंगे कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लग रहा है। फोर्स कैसे आपको यहाँ पे मालूम करेंगे, वही सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जैसा मैंने अभी बताया आपको, कि आप कांस्टेंट यहाँ पे यूज करिए 9 × 10⁻9,
और सेम इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे रखिए, इनटू में प्रोटॉन का यहाँ पे चार्ज रखिए, और डिस्टेंस का स्क्वायर होता है तो 10⁻⁻10 जो भी डिस्टेंस है इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। जैसे यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन की, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा फोर्स। अभी फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा है। देखा जाए उतना ही फोर्स हमारा क्या होगा, उतना ही फोर्स हमारा प्रोटॉन के ऊपर भी लगेगा, क्योंकि दोनों सेम क्या है बच्चों, यहाँ पे एक ही डिस्टेंस पे रखे हैं, तो जो दोनों क्या होंगे, सेम फोर्स को महसूस करेंगे। मैं आगे बताऊंगा भी, जब मैं आपको कल वेक्टर लॉ यहाँ पे पढ़ूंगा कि वेक्टर की फॉर्म में हम कूलॉम्स लॉ को कैसे लिखते हैं, तो आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा कि थर्ड लॉ को कैसे फॉलो करता है। बट अभी ध्यान रखिए कि जो भी फोर्स लगेगा दोनों बॉडी पे एकदम सेम लगेगा। ठीक है, अगर दोनों सेम नेचर के हैं तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, बट वो भी मैग्नीट्यूड में सेम होगा। और अगर दोनों यहाँ पे क्या है, वो हमारे अपोजिट नेचर के हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, बट वो भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड में सेम होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे जैसे हम यहाँ पे फोर्स निकालेंगे, अब हम लोग को इलेक्ट्रॉन का अगर एक्सेलरेशन निकालना है, तो आप जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन मास होता है, या फिर कह सकते हैं एफ बराबर एम ए होता है। जो यहाँ पे बच्चों फोर्स यहाँ पे निकाला वो रखिए, और इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे मास रख दीजिए। इससे हम क्या करेंगे, हम ए निकाल लेंगे किसका, इलेक्ट्रॉन का, कि हमारा इलेक्ट्रॉन का कितना एक्सेलरेशन होगा। सिमिलरली अगर हम प्रोटॉन की बात करेंगे कि प्रोटॉन का एक्सेलरेशन आप कैसे निकालेंगे, अगेन जो फोर्स आया है ये हमारे प्रोटॉन के ऊपर भी लगेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए बराबर अगेन एफ बाई एम यहाँ पे लिखेंगे, एफ अपॉन यहाँ पे एम लिखेंगे, और यहाँ से हम बहुत आसानी से हम मालूम कर लेंगे कि यहाँ पे अब मास किसका रखना है। अगर हम एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं प्रोटॉन का, तो हम फोर्स से किसको डिवाइड करेंगे, प्रोटॉन के मास से हम इसको डिवाइड कर देंगे। इससे हम क्या होगा, बहुत इजीली हम यहाँ से ए निकाल लेंगे। तो आई होप मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया आपको क्लियर हुआ होगा। अब आइए देखिए, इसी में यहाँ पे देख लेते हैं कि जो आपको यहाँ पे तीसरा पार्ट है, देखिए क्या किया गया। तीसरे पार्ट में जो यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच फोर्स निकाला गया। देखिए ये फॉर्मूला जो यूज किया गया है, ये फोर्स लगाया गया है। अब ये फोर्स कितना आ रहा है, तो 2.3 10 टू द पावर माइनस का 8 आ रहा है न्यूटन। अब ये फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी लगेगा और प्रोटॉन के ऊपर भी लगेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का ए कैसे निकालेंगे, तो देखिए उस फोर्स से मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के मास को डिवाइड कर दिया है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकल के आ गया। अब उसी तरीके से अगर उसी फोर्स से यहाँ पे देखिए, ये उसी फोर्स से क्या किया गया है, अगर प्रोटॉन के मास को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि प्रोटॉन के मास का, या सॉरी प्रोटॉन का हमारा एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया तीनों के तीनों पार्ट। आई होप आपको एक एक करके मैंने जो बताया है वो आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे कैसे हम यहाँ पे पहले जो दो पार्ट है वहाँ पे हम फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपेयर करेंगे। बस यहाँ पे एक बार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेके चलना है, और एक बार दोनों के दोनों प्रोटॉन यहाँ पे लेके चलने हैं, और जो तीसरा केस है इसमें यहाँ पे क्या करना है, दोनों का ए निकालना है। अब इसके बाद बच्चों आइए आगे देखते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है कि ए चार्ज मेटेलिक स्फीयर ए इज सस्पेंडेड बाय ए नायलॉन थ्रेड। फिर कह रहा है अनदर चार्ज मेटेलिक स्फीयर बी हेल्ड बाय एन इंसुलेटिंग। ठीक है, जैसे कि आपको डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है कि ए पे यहाँ पे चार्ज दिया गया है, और उसको नायलॉन की यहाँ पे स्ट्रिंग से थ्रेड से इसको हैंग किया गया है, और दूसरा यहाँ पे देखिए बी है, बी को यहाँ पे क्या किया, चार्ज किया गया है, और यहाँ पे इसको इंसुलेटिंग हैंड से या स्टैंड से यहाँ पे पकड़ा हुआ है। और देखिए दोनों के बीच का जो भी यहाँ पे है डिस्टेंस कितना है, वो 10 सेंटीमीटर का है। उसका देखिए सेकंड केस यहाँ पे आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि हैंडल इज ब्रॉट क्लोज टू ए सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर से 10 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। ठीक है, फिर आगे बोल रहा था रिजल्टिंग रिपल्सन ऑफ ए इज नोटेड। मतलब आपको यहाँ पे दोनों का चार्ज कितना है ये नहीं बता रहा बच्चों, बस ये बता रहा है कि दोनों का जो डिस्टेंस है पहले कितना है, 10 है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि द रिजल्टिंग सॉरी यहाँ से द रिजल्टिंग रिपल्सन ऑफ ए इज नोटेड। ठीक है, फिर कह रहा है बाय शाइनिंग ए बीम ऑफ लाइट एंड मेजरिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ इट सो शैडो ऑन ए स्क्रीन। फिर आगे बोल रहा है देखिए यहाँ से सेकंड पार्ट दिया हुआ है कि स्फीयर ए एंड बी आर टच्ड बाय अनचार्ज स्फीयर सी एंड डी रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। सी एंड डी आर देन रिमूव्ड एंड बी इज ब्रॉट क्लोजर टू ए। मतलब क्या हुआ है कि पहले हमारे ए और बी क्या है, अकेले हमारे जो चार्जेस हैं इस पे सपोज Q1 चार्ज मान लेते हैं ए पर, और बी पे क्या बच्चों Q2 चार्ज मान लेते हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो यहाँ देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसको एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा क्या है, चार्ज यहाँ पे हैंग हो रहा है, यहाँ पे सेकंड हमारा चार्ज है जिसको हमने इंसुलेटर से पकड़ा हुआ है। इस पे सपोज मान लेते हैं कि चार्ज है Q1 और इस पे चार्ज है बच्चों Q2, और कह रहा है पहले इनके बीच का जो गैप था वो है 10 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, अगर हम बात करें इनका फोर्स कितना होगा, तो इनका फोर्स आपने निकाल लिया। अगेन जो कांस्टेंट है वो है 9 × 10⁹, और यहाँ पे आप लिखेंगे कि Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर, और R की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 का स्क्वायर मान लीजिए सपोज, या फिर फिलहाल R ही रखिए, आपको याद रखना R हमारा 10 है। ठीक है, यहाँ पे R स्क्वायर यहाँ पे लिखिए आप। तो ये देखिए पहली कंडीशन है आपकी। अब क्या कह रहा है कि इसको जो हमारे चार्ज पार्टिकल हैं इनको क्या कह रहा है, इसी तरीके का जो भी एक और हमको कंडक्टर इसको टच कराया है, मान लीजिए इसको मैंने टच कराया,
और इसी से मैंने क्या किया, इसको टच कराया और टच कराने के बाद मैंने इसको रिमूव किया और जिसको मैंने रिमूव किया, दिस इज द सी, दिस इज द डी। तो आप जानते हैं कि अब सेम आइडेंटिकल चीजें हैं और मैं काफी देर तक टच कराऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वल इक्वल मान लेते हैं। तो अब क्या हुआ, केस क्या हुआ, अभी केस ऐसा हुआ है कि वही जो चार्ज पहले था वो हाफ हो जाएगा पहले से, तो Q1/2 मान लीजिए, और यहाँ पे जो हमारा बी वाला था उस पर भी चार्ज क्या होगा, देखिए Q2/2 हो जाएगा। अब इनके बीच का देखिए डिस्टेंस भी क्या किया, कम कर दिया गया है, कितना कर दिया गया, 5 कर दिया गया है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अब जो सेकंड चार्ज है बच्चों एफ डैश मान लेते हैं, वो क्या है, कांस्टेंट तुम्हारा वही रहेगा, 9 × 10⁹ रहेगा। लेकिन जो पहला चार्ज है वो कितना है, Q1/2 यहाँ पे किया गया। दूसरा चार्ज हमारा कितना है, वो भी क्या है बच्चों, Q2/2 यहाँ पे किया गया है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है देखिए क्या है, वो भी R10 से 5 कर दिया गया। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि R/2 का यहाँ पे स्क्वायर, और R/2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, R/2 इंटू R/2। तो यहाँ पे देखिए ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको 9 × 10⁹ यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे Q1 Q2 को अगर मैं एक ग्रुप बना लूँ Q1 Q2, ओके, तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में सॉरी डिवीजन में 4 आ जाएगा। उसी तरीके से हम बात करें, नीचे R का स्क्वायर मैं अगर अलग कर दूँ और यहाँ पे 2 का स्क्वायर बच्चों ये 4 आ जाएगा, तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए। तो हमारे पास देखिए कितना आंसर आ रहा है, तो 9 × 10⁻, यहाँ पे 9 आ रहा है, और अगेन Q1 Q2/R² आ रहा है। ठीक है, जो कि जो पहले आ रहा था, जो हमारा फर्स्ट केस था कि अगर हम किसी अदर कंडक्टर या सी और डी को टच ना करके टच नहीं कराते हैं, तो जो हमारा पहले आंसर आ रहा था देखिए हमारे पास अगेन वही आंसर वापस से आ जा रहा है। ठीक है, तो ये इससे हम ये कह सकते हैं कि जो भी डायग्राम दिया है इसमें ये क्या पूछ क्या रहा है, डायग्राम में से यही चीज पूछ भी रहा है कि यहाँ पे अगर हम जो भी पूरा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए तो लास्ट में क्या पूछ रहा है कि भाई स्फीयर सी एंड डी आपको बताना क्या है, दोनों में क्या फोर्सेस होगा, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिपल्सन ऑफ ए ऑन द बेसिस ऑफ कूलॉम्स लॉ। ठीक है, दोनों का रिपल्सन बताना, तो आपको सिंपल सा जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया इसी के हिसाब से देखना है कि पहले के केस में यानी जो जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये आप देखिए, इसमें आप अपना निकाल लीजिए फोर्स कितना आ रहा है, फिर इसको हमने सी से और इसको मैंने डी से कनेक्ट करके वापस हटा लिया, तो चार्ज क्या होगा, पहले से आधा आधा हो जाएगा, और देखिए डिस्टेंस भी क्या किया गया है, पहले से हाफ कर दी गई। तो अब जो नया फोर्स निकालेंगे वो भी क्या होगा, पूरा सारे डेटा को पुट करने के बाद हमको यहाँ पे फाइंड हो रहा है कि जो भी हमारा फोर्स आ रहा है वो जो क्या आ रहा है वो सेम आ रहा है, यानी फोर्स में कोई भी किसी भी टाइप का चेंजेस नहीं आएगा। तो देखिए ये जो आपका है टॉपिक, इसमें कूलॉम्स लॉ का बेसिक चीज मैंने बताया, स्टेटमेंट क्या होता है। उसके बाद जो आपके ये एग्जाम्पल दिए, मैंने एग्जाम्पल को समझाया, हाँ बिल्कुल मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं किया है, बल्कि आपको मैंने केवल कॉन्सेप्ट समझा दिया है। आपको सिर्फ क्या करना है, उसको डेटा को पुट करके आप एक बार खुद ट्राई करके देख सकते हैं। बाकी कोई बड़ी बात नहीं, बुक्स आपके हाथ में ही होंगी ऐसा नहीं, बट कि मेरे कुछ कॉन्सेप्ट मैं जो समझा रहा हूँ उसको आपको ध्यान से समझना है। उसमें आपको कोई अगर कोई ऐसा कोई चीज़ लगा हो जिसमें आपको कोई चीज़ समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए। ठीक है, बाकी अगर आपको क्लियर हो गया तो इसके लिए या फिर हम आपको अगले वीडियो में ये बताएंगे कि हमारा जो भी यहाँ पे फोर्स हमने आपको सिखाया आज कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, अगले यहाँ पे हम जो क्लास करेंगे वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो फोर्स हमने सीखा इसको वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे 2 लेक्चर जो भी और आएंगे हमारे कूलॉम्स लॉ पे बेस्ड। ठीक है, एक में हम यहाँ पे सीखेंगे कि इसको वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, और उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को सॉल्व करेंगे। दूसरा फिर हम क्या करेंगे, जो बाकी जो चीजें रह जाएंगी जैसे इसकी प्रॉपर्टीज, जो भी फोर्स है इसमें क्या क्या खासियत होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ठीक है, और इसके बाद हम अगर बात करें मल्टीपल अगर चार्जेस उसमें हम कैसे फोर्स को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इन सभी के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आई होप इतना जो मैंने आपको इस वीडियो में बेसिक चीज़ बताया है कि कूलॉम्स लॉ के बारे में कि क्या होता है, किसने दिया, और उसका जो बेसिक स्टेटमेंट है वो क्या है, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।